नमस्कार, मैं वीके कुशवाहा एडवोकेट। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स। राजस्थान के एक और लोकल एक्ट जो परीक्षा से संबंधित है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिउपाय अधिनियम 2022 के संबंध में चर्चा करेंगे। इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं हैं और जो राजस्थान एपीओ की परीक्षा 2 तारीख को होने वाली है, उसमें इस अधिनियम से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। आइए इसके संबंध में जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस अधिनियम का संख्यांक 2022 का अधिनियम संख्यांक 6 है। ये 5 अप्रैल 2022 को इसे राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति मिली और इसका उद्देश्य जो है वो स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों, निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के प्रकटन, अनुचित साधनों के उपयोग, अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रभावी अधिउपायों का उपबंध करने के लिए ऐसे अपराधों का विचारण अभिनीत न्यायालय उनसे सशक्त और आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए इस विधेयक को जो है लाया गया था, अधिनियम को लाया गया था। इसका उद्देश्य, चूंकि 1992 में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 था, बावजूद उसके इस अधिनियम को लाया गया। इसमें कुछ और कड़े उपबंध किए गए से संबंधित आइए जानते हैं। इसकी धारा 1 जो है वो बात करती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में। इसका नाम जो है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022 है। इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य पर है और लागू होने की तिथि जो है वो 12 अप्रैल 2022 है। लागू होने की जो तिथि है वो 12 अप्रैल 2022 और गजट में जो अधिसूचना दी गई थी वो 6 अप्रैल 2022 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था राजस्थान के। इसके बाद धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। इसमें सबसे पहली परिभाषा है सार्वजनिक परीक्षा का संचालन। सार्वजनिक परीक्षा का संचालन कैसे होगा, इससे अभिप्रेत है इसमें सम्मिलित प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों, OMR शीट, परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण, पर्यवेक्षण, कोडिंग, प्रक्रिया, भंडारण, परिवहन, वितरण, संग्रहण, मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा इत्यादि शामिल है। ये सब सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के अंतर्गत शामिल किया गया है। परीक्षा प्राधिकारी कौन होगा, अनुसूची 1 में जो प्राधिकारी अभिप्रेत होगा वो परीक्षा प्राधिकारी होगा। 2 में जो है परीक्षा केंद्र की बात की गई है। परीक्षा केंद्र का मतलब जो है जहाँ परीक्षा आयोजित होगी उसकी संस्था, उसका कोई भाग या कोई अन्य स्थान या इसमें उसका जो संपूर्ण परिसर है वो संलग्न माना जाएगा। इसके बाद में घा में परीक्षार्थी के संबंध में बात की गई है। परीक्षार्थी का संबंध ऐसे है जिसे सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। इसमें उसके साथ श्रुत लेखक के रूप में प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति शामिल है, यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे लिखने में परेशानी होती है और उसकी अनुमति से, परीक्षा प्राधिकारी की अनुमति से कोई श्रुत लेखक यानी उसकी लिखने वाला व्यक्ति भी परीक्षार्थी के अंतर्गत आ जाएगा, शामिल है। इसके बाद है सार्वजनिक परीक्षा। सार्वजनिक परीक्षा क्या है?
स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों, निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए अनुसूची 2 में जो लिस्ट दी गई है वो सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित है। 4 में अनुचित साधन के संबंध में बात की गई कि अनुचित साधन क्या होंगे। किसी परीक्षार्थी के संबंध में सार्वजनिक परीक्षा में किसी व्यक्ति समूहों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी लिखित या अभिलिखित प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री अप्राधिकृत सहायता लेना, किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का गैजेट्स आदि का उपयोग करना। धारा 2 जो है बताया गया है प्रश्न पत्र के प्रतिरूपण, प्रकटन का प्रयास करना या उसका षड्यंत्र करना, प्रश्न पत्र को अप्राधिकृत से उपराप्त करने का प्रयास करना या कब्जे में लेने का प्रयास करना, अप्राधिकृत रीति से प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास करना या प्रश्न पत्र हल करने में सहायता मांगना। सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की अप्राधिकृत रीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना, ये सब अनुचित साधन के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया है। इसके बाद धारा 3 जो है, धारा 3 बात करती है कि अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध है। कोई भी व्यक्ति जो है सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा, उसके संबंध में प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद धारा 4 बात करती है प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण। कोई भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए प्रश्न पत्रों को खोलने, उनका वितरण करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत कोई व्यक्ति नियत समय से पूर्व ये निम्नलिखित नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? प्रश्न पत्र या उसके भाग या उसकी प्रति को खोलेगा नहीं, प्रकट नहीं करेगा और उसका प्रयास नहीं करेगा, ना तो कब्जे में लेगा। यानी जो टाइम पीरियड दिया गया है उसी टाइम पीरियड में वो खोलेगा, उससे पूर्व नहीं। किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को कोई गोपनीय सूचना है, वो गोपनीय सूचना जो प्रश्न पत्र से संबंधित है, ऐसी गोपनीय या उससे संदर्भ में है देना या ऐसी गोपनीय सूचना देने का कोई जो है वचन है वो नहीं करेगा। धारा 5 बात करती है कि परीक्षा में न्यस्त या उसमें लगे हुए व्यक्ति द्वारा प्रकटन की रोकथाम। कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित किसी भी कार्य में न्यस्त है, यानी कि वो संपन्न करा रहा है परीक्षा, सिवाय उस दशा के जहां वो ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर उसको अनुज्ञात किया गया है, ऐसी सूचना या उसका कोई भाग जो इस प्रकार न्यस्त किए जाने वाले कार्य के आधार पर जानकारी में आया है, किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा और न ही करवाएगा। यानी कि जो ड्यूटी में लगा हुआ है वो इसके संबंध में, जो प्रकटन की रोकथाम के संबंध में जो ड्यूटी में लगाया गया है, वो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी बात ना तो प्रकट करेगा और ना ही करवाएगा। धारा 6 जो है वो बात करती है धारा 6 बात करती है प्रश्न पत्रों और उत्तर पत्रों OMR शीट का किसी भी रूप में अप्राधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण। कोई भी व्यक्ति जो प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व ऐसा करने के लिए विधि पूर्वक प्राधिकृत नहीं है या जिसे अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न पत्र या उत्तर पत्र या OMR शीट का कोई भी भाग या प्रति किसी भी रूप में उपराप्त नहीं करेगा या करने का प्रयत्न नहीं करेगा या कब्जे में नहीं लेगा, ऐसी सूचना नहीं देगा, देने का प्रस्ताव नहीं करेगा जिसके ऐसे प्रश्न पत्र से संबंध या उपाप्त या संबंधित होने के बारे में वो जानता है या ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण है।
यानी कि इससे संबंधित कोई भी OMR शीट है, प्रश्न पत्र है, इसका कोई उत्तर पत्रक है, अगर वो ऐसा करने के लिए विधि पूर्वक प्राधिकृत नहीं है तो वो कब्जे में नहीं। 7 बात करता है परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति जिससे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य न्यस्त नहीं है या जो सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में लगा हुआ नहीं है, परीक्षार्थी नहीं है, वो परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यानी परीक्षा केंद्र में वही प्रवेश करेगा जो या तो उस परीक्षा को संपन्न कराने में लगा हुआ है या उसका संचालन कर रहा है या फिर परीक्षार्थी है, परीक्षा देने वाला है। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों का उस परीक्षा केंद्र में प्रवेश वर्जित होगा। इसके बाद धारा 8 बात करती है कि परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई स्थान सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। यानी कि जिस स्थान को परीक्षा केंद्र माना गया है या परीक्षा केंद्र चुना गया है वहीं परीक्षा होगी, इसके अलावा कोई अन्य स्थान उसके उपयोग में नहीं लाया जाएगा। 9 बात करता है प्रबंध तंत्र, संस्था या अन्य द्वारा अपराध। जब कभी प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित किए जाने के समय प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व या अन्य कारोबार का प्रभारी था, प्रबंध तंत्र या कारोबार के संचालन के प्रबंध तंत्र या संस्था के सीमित दायित्वों के लिए अन्य अपराधों के दोषी समझे जाएंगे। यानी कि जो कोई व्यक्ति प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व के सिद्धांत के लिए इस अधिनियम के अधीन उस समय कोई अपराध हुआ है तो वह व्यक्ति दोषी माने जाएंगे जो इसका संचालन करते हैं। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और वो तदनुसार दंडित भी किए जा सकेंगे। कब? जब अपराध उनकी जानकारी में आया और उन्होंने उस अपराध को रोकने के लिए कोई सम्यक तत्परता न बरती। इसी के संबंध में उसका कोई निदेशक है, भागीदार है, सचिव है या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता में कोई अगर या उसकी उपेक्षा से कोई अपराध कारित होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी और वो दंडित होगा। 10 इम्पोर्टेंट है, ये शास्त्रीय के संबंध में बात करता है, यानी कि दंड के संबंध में बात करता है। यदि कोई परीक्षार्थी धारा 2(1) के अधीन यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है, वो ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित होगा और जुर्माना जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा दंडनीय होगा और जुर्माने का संदेह करने में व्यतिक्रम करने पर ऐसा परीक्षार्थी दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 9 माह तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अनुचित साधन का उपयोग करता है जो धारा 2(4) में परिभाषित किया गया है तो वो व्यक्ति 3 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपए से कम का जुर्माना नहीं होगा, उसे दंडित किया जाएगा। और अगर जुर्माना नहीं दे पाता है तो 9 माह की उसे और सजा दी जाएगी। धारा 2 में बताया गया है परीक्षार्थी को सम्मिलित करते हुए यदि कोई व्यक्ति चाहे सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने के कर्तव्य के लिए नियुक्त किया गया हो, प्राधिकृत किया गया हो या नहीं, षड्यंत्र में अन्यथा 2(4) सेकंड में यथा परिभाषित अनुचित साधनों में अगर लिप्त है तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माना जो 10 लाख रुपए से कम का नहीं होगा और 10 करोड़ तक का हो सकता है दंडित किया जाएगा। और दोनों में से किसी बात के कारावास से जुर्माने का व्यतिक्रम अगर करता है तो 2 वर्ष तक की उसको और अतिरिक्त सजा होगी।
परंतु न्यायालय विशेष कारणों से इसे 5 वर्ष की से भी कम अवधि की सजा कर सकती है। यानी कि परीक्षार्थी को शामिल करते हुए अगर ऐसा व्यक्ति जो परीक्षा के संचालन से जुड़ा हुआ है, अगर वो कोई अपराध करता है तो उसके लिए सजा 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और वो 10 वर्ष तक हो सकती है। जुर्माना 10 लाख रुपए से कम का नहीं होगा, जो 10 करोड़ तक हो सकता है दंडित किया जाएगा, या दोनों से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद धारा 11 जो है बात करती है दोष सिद्धि का विवर्जन। कोई परीक्षार्थी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसे 2 वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किया जाएगा। यानी कि जो अगर कोई परीक्षार्थी इसमें लिप्त पाया जाता है और उसके विरुद्ध अपराध साबित हो जाता है, वो दोषित कन्विक्शन उसका हो जाता है, दोषित कर दिया जाता है, तो वो 2 साल तक कोई भी सार्वजनिक परीक्षा नहीं दे पाएगा। इसके बाद धारा 12 है। धारा 12 बात करती है संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण के बारे में। अपराध के आगमों में धारित नहीं करेगा, न तो कब्जे में रखेगा। अपराध का अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के पास ये विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के आगम का घोतक, यानी कि अधिनियम के अधीन कोई अपराध करके कोई प्रॉपर्टी अगर हासिल की गई है तो कुर्की का आदेश दे सकता है। परंतु कोई न्यायालय कुर्की का आदेश तब तक पारित नहीं करेगा जब तक कि उस व्यक्ति को जिसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान न किया गया हो, यानी सुनवाई का अवसर प्रदान न किया गया हो, तब तक ये नहीं किया जाएगा। 13 बात करता है कि समस्त लागत और व्यय का संदाय करने का प्रबंध तंत्र का दायित्व। जो भी प्रबंध तंत्र है या जो संस्था है, इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन अगर अपराध का दोषी पाया जाता है तो प्रबंध तंत्र या संस्था या अन्य अभिहित न्यायालय द्वारा अभिधारित परीक्षा से संबंधित समस्त लागत का व्यय करने के लिए दायी होंगे और उन्हें सदैव के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। धारा 14 में बताया गया कि अपराध संज्ञेय होंगे, अजमानतीय होंगे, अशमनीय होंगे, मतलब कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं और नॉन कंपाउंडेबल हैं। नहीं कि 15 बात करती है कि अपराधों का अन्वेषण जो है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की रैंक से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी जो है इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। 16 अभिनीत न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अब BNSS 2023 हो गया है। प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट होते हुए किसी बात के भी इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण इस अधिनियम के अधीन अभिनीत न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। 17 अभिनीत न्यायालयों को नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उतने सेशन न्यायालय अभिनीत कर सकती है जितने वो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आवश्यक समझे। यानी कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट भी जो है राजस्थान सरकार मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात बना सकती है, जो सेशन न्यायालय होगी। इसके बाद धारा 18 है। अधिनियम का किसी भी अन्य विधि में अल्पीकरण न होना, यानी कि इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, उनका अल्पीकरण नहीं होगा। यानी कि अगर पूर्व पे कोई अन्य अधिनियम है इससे संबंधित, परीक्षाओं से संबंधित, तो ये अधिनियम उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसके जो प्रावधान है वो अतिरिक्त रूप से लागू होंगे। इसके बाद धारा 20 है। धारा 20 कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति। अगर कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा
कठिनाइयों को जो है सॉल्व करेगी। नियम बनाने की शक्ति वो राज्य सरकार के पास है। अनुसूची 1 में परीक्षाएं दी गई हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राजस्थान उच्च न्यायालय है, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या गठित कोई अन्य प्राधिकारी या भर्ती समिति है, राज्य द्वारा वित्त पोषित विद्यालय हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, पुलिस भर्ती बोर्ड है, स्वामित्वाधीन पब्लिक सेक्टर हैं, कोई सोसाइटी, निगम, विकास स्थानीय निकाय या राज्य सरकार के पूर्णता या भागता स्वामित्व में कोई है, राज्य सरकार द्वारा सूचित कोई अन्य प्राधिकारी है। और अनुसूची 2 डा धारा 2 डा में जो है उसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संचालित कर्मचारी चयन आयोग चयन बोर्ड द्वारा है, राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त या गठित कोई अन्य प्राधिकारी या भर्ती समिति द्वारा संचालित कोई परीक्षा है, वित्त पोषित विद्यालय द्वारा कोई भर्ती अगर हो रही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कोई परीक्षा है, पुलिस भर्ती के संबंध में है, पब्लिक सेक्टर के संबंध में अगर कोई भर्ती परीक्षा है, सोसाइटी, निगम या स्थानीय निकायों के संबंध में है, या जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, ये इससे संबंधित हैं। इसमें कुल 20 धाराएं हैं। इस अधिनियम में धारा 10 शास्ति के बारे में बात करता है, कब लागू होगा। ये 12 अप्रैल 2022 को लागू हुआ था। 5 अप्रैल 2022 को राज्यपाल की स्वीकृति मिली। इसका अधिनियम संख्या 6 है। इससे संबंधित 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आपकी तैयारी भी सुचारू रूप से चल रही है और आप निश्चिंत होकर अपनी परीक्षा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।